बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम का चैप्टर कंप्लीट किया था और ये हमारे पहले यूनिट का सेकंड चैप्टर था। वहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, फिर वहाँ पे हमने मोनेरा के बारे में पढ़ा, फिर प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, फंगी के बारे में पढ़ा और लास्ट में मैंने उसमें तुम्हें वायरस के बारे में, प्रियन के बारे में, वायरॉइड के बारे में, लाइकिन के बारे में बताया था, माइकोराइजा के बारे में बताया था। तो हम लोगों ने ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया था। अभी आज की क्लास में हम लोग इस पे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो या तो पहले के एग्जाम में आ चुके हैं या फिर उनके आने वाले एग्जाम में उनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे और एक एक करके उन क्वेश्चन का डिस्कशन भी करेंगे, ताकि क्वेश्चन जब उसका डिस्कशन करेंगे तो पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारा है वो एक बार में रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए कॉपी में और उसको सॉल्व करते रहिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसको क्वेश्चन को यहाँ पे लिखूंगा और सॉल्व भी करेंगे हम लोग समझ के। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है यहाँ पे, एन ऑर्गेनिज्म हैविंग cytoplasm, DNA, RNA and RNA, but no cell wall, is option A, B, C and D। ऑप्शन ए है यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, जनरल कोई भी बैक्टीरिया, एंड ऑप्शन 4 है वायरस। ठीक है, तो आपके सामने ये पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान सा है और ये देखने में भी सिंपल है, लेकिन जब जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस टाइम पे तो आसान लगता है, लेकिन जब ऑप्शन देते हैं तो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि एन ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास साइटोप्लाज्म है, उसके पास डीएनए एंड आरएनए है और उसके पास एब्सेंस क्या है, उसके पास सेल वॉल जो है वो एब्सेंस है। ठीक है, तो ये एक ऑर्गेनिज्म है। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा हो सकता है, मतलब ये बेसिकली ये तीनों कैरेक्टर किस ऑर्गेनिज्म में हो सकते हैं, आपको वो बताना है। क्वेश्चन देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो ध्यान से, तो हम लोग एक एक करके पहले कैरेक्टर वाइज डिस्कस करते। देखो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी सेल अगर है तो उस सेल के 3 इसेंशियल कंपोनेंट होते हैं, यानी कि वो 3 कंपोनेंट होंगे तभी वो एक कंप्लीट सेल बनेगा। पहला कौन सा कंपोनेंट है? पहला उसका साइटोप्लाज्म होना चाहिए, जहाँ की सारा का सारा मेटाबॉलिक रिएक्शन होगा, तो साइटोप्लाज्म होना चाहिए। दूसरा, उस साइटोप्लाज्म को कवर करने के लिए सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको बाउंड्री प्रोवाइड करेगा भाई, उसको साइटोप्लाज्म में फ्लूइड है तो उसको रोकने के लिए सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए और उसके साथ न्यूक्लियस या फिर सिंपल सा कह लो जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, तभी जाके वो एक सेल कंप्लीट सेल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म दे रखा है, साइटोप्लाज्म यानी जिस सेल की बात कर रहे हैं वहां पे साइटोप्लाज्म है तो इसका मतलब अगर साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन भी होगा, ये दोनों एक साथ ही आएंगे हमेशा, क्योंकि इसको रोकने के लिए ये जरूरी है। दूसरा, डीएनए एंड आरएनए दे रखा है, यानी जेनेटिक मटेरियल, यानी कि ये हमारा एक कंप्लीट सेल है। और वायरस के बारे में मैंने तुम्हें पहले क्या बता रखा है कि वो कंप्लीट सेल नहीं होता है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। अभी देखो साइनोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया, सिंपल सा बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन्स मटेरियल से बना हुआ सेल वॉल होता है। ठीक है, अब साइनोबैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया है तो इसके अंदर भी सेल वॉल होगा।
तो सिंपल सा मतलब कि हमारा यहाँ सेल वॉल एब्सेंस की बात कर रहे हैं तो आंसर साइनोबैक्टीरिया भी नहीं होगा और आंसर बैक्टीरिया भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होने जा रहा है यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में तुम्हें बताया था कि इसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता, इस वजह से ये अपना शेप एंड साइज हमेशा बदलते रहता है, इसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं होता। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसको नोट करो, फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया, चलो अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, लेकिन ऑप्शंस जब दिए होंगे ना तो उसमें थोड़ा सा चूज करने में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर भी समझ में आएगा बेहतर, और क्वेश्चन करने का तरीका भी समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस विकास। मोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स, most of antibiotic have no effect, have no effect, have no effect, most of antibiotic have no effect on virus, on virus because ऑप्शन ए, चलो देखो, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन एंड ऑप्शन सारे लिख रखे हैं। क्वेश्चन ये है कि मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस बिकॉज, मतलब बहुत सारे एंटीबायोटिक, देखो नाम यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक है, यानी कि ये किसके अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है। तो मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक हैव नो इफेक्ट ऑन वायरस बिकॉज, क्यों, जो एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक को हम वायरस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकते, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो दे किल ऑल बैक्टीरिया विच फॉर्म होस्ट ऑफ द वायरस। देखो ध्यान से समझो, एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल कर देता है जो होस्ट ऑफ द वायरस। ध्यान से समझो, देखो वायरस जो होता है, ये वायरस पे इम्पैक्ट एंटीबायोटिक क्यों नहीं करते, उसमें बैक्टीरिया को किल करने का कोई रोल नहीं है। आप बैक्टीरिया को किल कर रहे हो, उससे वायरस को क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमारा ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, पहली बात। दूसरा, वायरसेस आर टू स्मॉल इन साइज फॉर एंटीबायोटिक टू एक्ट ऑन देम। वायरस जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं जिससे एंटीबायोटिक उन पे काम कर सके। तो देखो सिंपल सा मतलब है, अगर एंटीबायोटिक काम करेगा तो काम करेगा, अब उसके साइज से मैटर नहीं करता, क्योंकि बैक्टीरिया का भी साइज बहुत अप एंड डाउन होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा रेंज होता है बैक्टीरिया का, मतलब बहुत बड़े बड़े बैक्टीरिया, बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया मिलते हैं। तो एंटीबायोटिक तो साइज देख के वहाँ पे वर्क करता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने ये बात तुम्हें पहले से ही बताया था कि वायरस जो होते हैं, वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि वायरस जब सेल से बाहर होता है या किसी होस्ट से बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट के सेल में एंट्री करता है, उसके पूरे सिस्टम को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है और उससे अपने अकॉर्डिंग वर्क कराता है। तो ये तो वायरस का इन्फेक्शन है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं। एंटीबायोटिक कैसे काम करता है, मान लो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन रोक देगा। अब सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसी तरह वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ही नहीं है जिसपे एंटीबायोटिक काम कर सके। तो इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि वायरसेस का अपना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होता। देखो जब भी कभी हम कोई मेडिसिन देते हैं किसी माइक्रोब को मारने के लिए, तो उस माइक्रोब के किसी एक लाइव प्रोसेस पे हम डायरेक्ट अटैक करते हैं। जैसे मान लो सेल वॉल फॉर्मेशन अगर बैक्टीरिया में नहीं हो तो बैक्टीरिया डेड कर जाएगा, तो हमने क्या कौन सा ड्रग दिया जो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन रोक दे। तो ऐसा कोई प्रोसेस वायरस का अपना है ही नहीं जिसपे हम लोग उसको रोक सकें और वो उसको किल कर सकें। तो इसलिए वायरसेस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा कि वायरसेस हैव नो मेटाबॉलिज्म ऑफ देयर ओन, इसलिए वो उनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। जब CPMT नाम से एग्जाम होता था, CPMT नाम से एग्जाम होता था,
तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत उसमें फेमस हुआ करता, तो इसको नोट करो, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन को क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट, ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स from prokaryote, which of the following did not occur? Which of the following did not occur? ऑप्शन ए है यहाँ पे इनफोल्डिंग ऑफ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी यहाँ पे है लॉस ऑफ सेल वॉल, लॉस ऑफ सेल वॉल। ऑप्शन सी है ए स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, ए स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट ऑप्शन डी है यहाँ पे एंडोसिम्बायोसिस ऑफ वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, सिम्बायोसिस ऑफ वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट। देखो ध्यान से यहाँ पे समझो, ऑप्शंस आपको कुछ ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पे बताया नहीं गया है और वो आपके सिलेबस में भी है नहीं। लेकिन वो ऑप्शन होंगे जो गलत होंगे, जो सही आंसर है वो आपके पर्टिकुलर बुक से होगा, इसलिए आपको आंसर आपका अपना पकड़ना है, बाकी सारे ऑप्शंस पे ध्यान हमको नहीं देना। ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट, इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट का मतलब क्या है कि जो यूकैरियोट में ये माना जाता है कि सबसे पहले अर्थ पे कोई सेल बना होगा, तो कौन सा बना होगा? प्रोकैरियोट, और इसी प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक सेल का वहां पे इवोल्यूशन हुआ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट, मतलब नहीं हुआ था, तो हमको नेगेटिव आंसर चूज करना है। इनफोल्डिंग ऑफ फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ फ्लेक्सिबल, जो सेल मेम्ब्रेन हमारा जो फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन था उसकी इनफोल्डिंग नहीं हुई थी, पहला ऑप्शन। दूसरा लॉस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल जो था वो लूज हो गया था, लॉस ऑफ सेल वॉल मतलब सेल वॉल जो था वो लूज हो गया था। क्या ऐसा हुआ था? ए स्विच फ्रॉम एरोबिक टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जो एरोबिक मेटाबॉलिक प्रोकैरियोट थे वो एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोकैरियोट हो गए, क्या ऐसा हुआ था? यहाँ पे क्या है? एंडोसिम्बायोसिस ऑफ वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट, जो फ्री लिविंग प्रोकैरियोट थे वो एंडोसिम्बायोसिस यानी किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जाके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना लिए। चार ऑप्शन, सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो गई, सेल वॉल लूज हो गया, एरोबिक से एनारोबिक हो गए, और फ्री लिविंग से एंडोसिम्बायोसिस हो गए। क्या इन चारों में से कौन सा नहीं हुआ था? देखो मुझे तो इतना पता है कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं
मुझे इतना पता है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है भाई, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक के सेल वॉल होता है। इस प्रोकैरियोटिक से अगर मैं मान लूं कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से बने हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्रोटिस्टा जो होता है, जो प्रोटिस्टा होता है उसके भी सेल वॉल होता है। जैसे सिलिका का सेल वॉल डायटम्स के अंदर सिलिका का सेल वॉल बताया था, ठीक है। तो अब जो प्रोटिस्टा है उसके अंदर भी सेल वॉल होता है। इसके बाद प्लांट जो है वो यूकैरियोटिक है, उसके भी अंदर भी सेल वॉल होता है। फंगी जो है यूकैरियोटिक है, उसके अंदर भी सेल वॉल होता है। तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक तो बना, लेकिन ऐसा करने के टाइम पे सेल वॉल लूज नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक किंगडम अगर देखें तो वहां पे सेल वॉल प्रेजेंट है। सिर्फ एक एनिमल ऐसा किंगडम है जहां पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन जो है, मतलब ये सेल वॉल लॉस नहीं हुआ था। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा, ये होगा कि जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने थे तो सेल वॉल लूज नहीं हुआ था। जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने थे तो जो फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग हुई थी। जब प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बने थे तो एरोबिक से एनारोबिक मेटाबॉलिज्म में भी स्विच हुए थे। इन दो सिम्बायोसिस ऑफ द वंस फ्री लिविंग प्रोकैरियोट जो थे वो जो फ्री लिविंग प्रोकैरियोट थे उनमें से कुछ एंडोसिम्बायोसिस में भी आने लगे। तो वो बातें सही हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा कि जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से बने थे तो उस टाइम पे सेल वॉल का लॉस नहीं हुआ था। ये हमारा यहाँ पे आंसर होगा। नोट करो, नोट तो कर ही लिया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में एक करेक्शन है, मैंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक करेक्शन है, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया है। हमारा जो स्विचिंग है वो एनारोबिक टू एरोबिक होगा, एनारोबिक टू एरोबिक होगा, ठीक है, एरोबिक होगा। तो यहाँ पे एनारोबिक टू एरोबिक स्विचिंग हुई थी क्योंकि कुछ प्रोकैरियोटिक जो थे वो एनारोबिक थे। अब जब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन नहीं था अर्थ पे, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट हुआ ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ता गया, तो उस पर क्या हुआ था कि जो एनारोबिक प्रोकैरियोटिक सेल थे वो भी क्या होने लगे, एरोबिक प्रोकैरियोटिक सेल होने लगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो होगा लॉस ऑफ सेल वॉल होगा। इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। करोगे तो सिंपली क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग facts differentiate which are the following fact differentiate the plant virus from the other virus। सिंपल सा मतलब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट द प्लांट वायरस फ्रॉम अदर वायरस। इनमें से कौन सा प्लांट वायरस को अदर वायरस से अलग करता है, उसको हमको यहाँ पे देखना है। पहला जो ऑप्शन है वो है डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। दूसरा जो ऑप्शन है ऑब्लिगेट पैरासाइट। तीसरा जो ऑप्शन है वो है आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। चौथा ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर। ध्यान से समझो, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट डिफरेंशिएट द प्लांट वायरस फ्रॉम द अदर वायरस। इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो प्लांट वायरस को अदर वायरस से अलग करता है। देखो ध्यान से, न्यूक्लियोप्रोटीन तो सब होते हैं, मैंने बताया था वायरस का डेफिनेशन कि वायरस जो होता है वो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। तो ये तो आंसर हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे वायरस पे लागू होता है। सब में एक जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन होगा, तो न्यूक्लियोप्रोटीन नेचर तो सबका होगा।
अब देखो ऑब्लिगेट पैरासाइट, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इन तीनों में से कोई एक आंसर हमारा होने जा रहा है। जब मैंने तुम्हें जेनेटिक मटेरियल पढ़ाया था वायरस का कि वायरस के जेनेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो प्लांट होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, ये प्लांट का जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जो एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इन्फेक्शन करते हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, वो हो सकता है कि सिंगल या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो, या फिर उस क्या हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो सिंपल सा मतलब देखो, आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्लांट के अंदर जेनेटिक मटेरियल फिक्स है, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन, कि प्लांट के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो फिक्स है कि वो आरएनए ही होगा, बाकी सब में फिक्स नहीं है कि वो आरएनए होगा या डीएनए होगा। नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग does not contain which of the following does not contain क्लोरोफिल। इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं होता? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है फंगी, ऑप्शन बी है एल्गी, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स एंड ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। चलो देखो, क्वेश्चन करने का आसान सा तरीका, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल। इनमें से किसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है? याद करो, जो मैंने प्लांट का और फंगी का क्लासिफिकेशन जब किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो प्लांट को फंगी से अलग कैसे किया था? प्लांट के अंदर भी सेल वॉल होता था, प्लांट जो है उसके पास भी सेल वॉल था, ठीक है, और फंगी जो था उसके पास भी सेल वॉल था। लेकिन मैंने प्लांट और फंगी को अलग कैसे कर दिया? अलग कर दिया इस बेसिस पे कि जो प्लांट था वो ऑटोट्रॉपिक था और जो फंगी था वो क्या था? हेटेरोट्रॉपिक। यानी हेटेरोट्रॉपिक का मतलब कि फंगी जो है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, लेकिन प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है। तो ऑटोट्रॉपिक क्यों है? क्योंकि उसके पास क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमको आंसर जब देखोगे तो आंसर में हमारा सिंपल सा फंगी, यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो है उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता क्योंकि वो हेटेरोट्रॉपिक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो 3 दिए हुए हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये तीनों प्लांट के डिफरेंट डिविजन्स है। प्लांट के डिवीजन है एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ये सब तीनों प्लांट ही हैं, तो इनके अंदर क्लोरोफिल होगा, लेकिन फंगी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है। नोट करिए। फिर दूसरा क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मैच करिए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ और करेक्ट आंसर इसमें सेलेक्ट करिए। यहाँ पे देखिए, ए
बी सी एंड डी, ये कॉलम फर्स्ट का ऑप्शन है, ए बी डी, ए बी सी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड में ऑप्शन दिए हुए हैं। कॉलम फर्स्ट के अंदर ऑप्शन है वो है पक्षिनिया, पक्षिनिया है। कॉलम फर्स्ट का जो दूसरा ऑप्शन है वो है अस्टिलोगो, क्या है, अस्टिलोगो, अस्टिलागो। एंड जो थर्ड ऑप्शन है वो है एगरिकस, एगरिकस। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है सेक्रोमाइस, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको देखिए ध्यान से। और मैंने उस क्वेश्चन को का आंसर भी लिख दिया हुआ है। पक्षिनिया का दूसरा नाम क्या होता है, रस्ट फंगस बताया था स्टार्टिंग में तुमने। और अस्टिलोगो का दूसरा नाम क्या होता है, स्मट फंगस। एगरिकस तो तुम्हें पता ही है, मशरूम को एगरिकस भी कहते हैं। और सेक्ट्रोमाइस यानी कि इस्ट होता है। तो दूसरा हमारा जो मैचिंग का काम है वो ऐसे होगा, पक्षिनिया रस्ट फंगस के साथ, अस्टिलागो हमारा स्मट फंगस के साथ, एगरिकस हमारा मशरूम के साथ, एंड सेक्रोमाइस, सेक्रोमाइस सेरेविसी कहते हैं इसको। इसका पूरा नाम क्या होता है, सेक्रोमाइस सेरेविसी। इसलिए इस्ट जो हमारा है वो सेक्रोमाइस के साथ जाएगा। क्लियर है, आप समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इसको नोट कर लो पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन था बैक्टीरिया आर रिगार्डेड, सॉरी बैक्टीरिया वर रिगार्डेड टू बी प्लांट बिकॉज स्टार्टिंग में टू किंगडम क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने किया था तो वहां पे प्लांट, टू किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट के अंदर ही बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन ये है कि बैक्टीरिया को प्लांट के तौर पे क्यों गिना जाता था, उसके पीछे क्या रीजन था। सम ऑफ देम आर ग्रीन, उनमें से कुछ जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं, क्या इस वजह से उनको प्लांट माना जाता था। दूसरा क्या है, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वे हर जगह प्रेजेंट हैं, क्या इसकी वजह से उनको माना जाता था प्लांट के तौर पे। तीसरा जो है वो है सम ऑफ देम कैन नॉट मूव, सम ऑफ देम कैन नॉट मूव, उनमें से कुछ मूव नहीं कर सकते, क्या इस वजह से उनको प्लांट माना जाता था। एंड फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे, दे हैव ए रिजिड सेल वॉल, उनके पास एक रिजिड सेल वॉल था। तो क्या इसके बेसिस पे उनको प्लांट के अंदर कैलकुलेट किया जाता था, ये प्लांट के अंदर क्लासिफाई किया जाता था। ये कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के कुछ ऑप्शन हैं, ध्यान से देखो। कह रहा कि बैक्टीरिया रिगार्ड क्यों उनको प्लांट के तौर पे काउंट किया जाता था। देखो सम ऑफ देम ग्रीन, उनमें से कुछ ग्रीन थे, तो कुछ के ग्रीन होने की वजह से सबको तो प्लांट में काउंट कर नहीं सकते, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, वो हर जगह प्रेजेंट है, इस वजह से भी उनको काउंट नहीं किया जा सकता। सम ऑफ देम कैन नॉट मूव, उनमें से कुछ मूव नहीं कर सकते। तो ये कुछ के बेसिस पे हम पूरा कंप्लीट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दे हैव अ रिजिड सेल वॉल। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, दे हैव रिजिड सेल वॉल। प्लांट के पास भी रिजिड सेल वॉल होता है और बैक्टीरिया के पास भी रिजिड सेल वॉल होता है। इसलिए स्टार्टिंग में जो हमारे टेक्सोनॉमिस्ट थे उन्होंने बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर क्लासीफाई किया था। तो नोट करिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पे, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स
आर एब्सेंट, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन, पहला जो ऑप्शन है लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन, यहाँ लिख देते हैं इन। ऑप्शन ए जो है वो है स्पोरोजोवंस, ऑप्शन बी जो है सीलिएट्स, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो है जू फ्लैजिलेट्स, एंड ऑप्शन डी जो है वो है राइजोपॉड। देखो ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। ये सिंपली तुम्हें बता रखा था कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर किस में एब्सेंट होता था। यहाँ पे देखो सीलिएटेड सीलिया होगा, फ्लैजिलेटेड यहाँ पे फ्लैजिला होगा, पॉड यानी कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, लेग लाइक स्ट्रक्चर, फीट लाइक स्ट्रक्चर। स्पोरोजोवंस में मैंने तो बताया था कि स्पोरोजोवंस के पास कोई भी हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने जा रहा है, सिंपल सा यहाँ पे आंसर हमारा होगा स्पोरोजोवंस ऐसे प्रोटोजोवन हैं जिनके पास किसी भी तरह का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको पढ़ा रखा है ये सब कुछ। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, litmus is obtained from ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है यहाँ पे लाइकन से लिटमस मिलता है। ऑप्शन बी है एल्गी, क्या एल्गी से लिटमस मिलता है। ऑप्शन सी है फंगी, क्या फंगी से लिटमस मिलता है। एंड ऑप्शन डी है प्रोटोजोन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये सब कुछ तुम्हें बताया गया है। लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, देखो अल्गी जो है और फंगी, ये दोनों जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लाइकन। और इसी लाइकन से हमको क्या मिलता है, लिटमस पेपर जो हम यूज करते हैं, तो वो लिटमस हमको कहाँ से मिलता है, लाइकन से। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, लाइकन। और लाइकन होता क्या है, एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। याद है ना, सिम्बायोटिक जिसमें दोनों का फायदा हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ऐसा एसोसिएशन जिसमें दोनों का फायदा हो, उस एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, लाइकेन से हमको लिटमस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैक्टीरियोफेज क्वेश्चन है, ए बैक्टीरियोफेज इज ऑप्शन ए वायरस अटैकिंग ए बैक्टीरियम, attacking a bacterium. Option B, bacterium attacking virus, a bacterium attacking a virus. Option C, a stage in life cycle of bacterium, a stage in life cycle of bacterium. Option D, a virus attacking another virus, a virus attacking another virus. सिंपल सा यहाँ पे देखो क्वेश्चन है ये, बैक्टीरियोफेज इज। देखो बैक्टीरियोफेज तुम्हें एग्जांपल में बताया था जब वायरस पढ़ा रहा था, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का वहां पे तुम्हें दिखाया गया होगा
कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर तुमको बताए गए होंगे। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरियोफेज का। एंड एक्चुअली ये जो बैक्टीरियोफेज है ये एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। ये वायरस जो होता है ये बैक्टीरिया को खाता है। किसको खाता है? बैक्टीरियो। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फेगी, फेगी मतलब ईटिंग, ईटिंग, ईट करना, खाना। तो ये जो वायरस होता है ये जनरली क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, इसलिए इसको हम क्या यूज करते हैं? बैक्टीरियोफेज। इसके लिए क्या यूज करते हैं? बैक्टीरियोफेज। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? बैक्टीरियोफेज ही जो वायरस वो एक वायरस है। यहाँ अब बैक्टीरियम ये तो आंसर हो नहीं सकता, स्टेज ये तो आंसर हो नहीं सकता, ए वायरस। तो इन दोनों में से कोई एक होने जा रहा है। ए वायरस अटैकिंग अ बैक्टीरिया, ए वायरस अटैकिंग अनदर वायरस। तो हमारा आंसर क्या होगा? वायरस अटैकिंग वायरस। एक वायरस दूसरे वायरस पर अटैक कैसे करेगा? ना ये वायरस लिविंग है ना वो वायरस लिविंग है, तो वायरस दूसरे वायरस पर अटैक करके उसको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो इसलिए ये आंसर हमारा गलत होगा। आंसर हमारा क्या होगा? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस अटैकिंग ऑन अ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस जो किसी एक दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? ये बैक्टीरियोफेज का कुछ स्ट्रक्चर है। इसके बारे में आपको 12th क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो नोट करिए इसको। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ symbiotic symbiotic association of fungi and algae is called फंगी और एल्गी के एसोसिएशन को क्या कहते हैं वो हमें बताना है यहाँ पे। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस हैं लाइकेन, ऑप्शन जो बी है हमारा माइकोराइजा, ऑप्शन सी है वो है राइजोम, ऑप्शन डी है एंडोमाइकोराइजा। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि एक फंगी, और फंगी के लिए क्या वर्ड यूज किया था? माइकोबायंट। फंगी क्या होता है? माइकोबायंट। दूसरा एक एल्गी, दूसरा क्या है? एक अलगी, जिसको हम कहते हैं फाइकोबायंट। ये दोनों जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आते हैं तो क्या बनता है? लाइकेन बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहाँ मिल गया है। दूसरा ये माइकोराइजा क्या होता है? फंगी उसमें होती है, लेकिन अलगी की जगह उसमें क्या होता है? हायर प्लांट होता है। तो ये हमारा माइकोराइजा होता है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन आप फंगी एंड अलगी, एक फंगी और एक अलगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन का नाम पूछ रहे हैं, तो नाम हमारा क्या है? लाइकेन है। और इसी लाइकेन से हमको क्या मिलता है? लिटमस पेपर। और लाइकेन क्या होता है? एक ट्रू जो होता है पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। जहाँ पे पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होगा या पॉल्यूशन बहुत कम होगा, सिर्फ वहीं पे आपको लाइकेन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने है, इसको नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, न्यूट्रिशनली बैक्टीरिया आर ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक,
ऑप्शन बी है हमारे पास सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक। ऑप्शन सी है हमारे पास पैरासिटिक, पैरासाइटिक। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। देखो इसमें से हो सकता है तुम्हें कुछ ऑप्शंस तुम्हें सही लगे, लेकिन कुछ ऑप्शंस के बारे में तुम कंफर्म ना रहो। ऐसे क्वेश्चन के करने का तरीका बहुत आसान होता है, जहां पे आपको ऑल ऑफ एबव देखने को मिल जाए, स्टार्टिंग में आप मान के चलोगे कि वहां पे 50% तो हमारा आंसर यही होने जा रहा है, लेकिन उसके पहले आपको और सारे बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। न्यूट्रिशनली बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो बैक्टीरिया के अंदर ऑटोट्रॉपिक तो होता ही होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आपने ब्लू ग्रीन एल्गी जो पढ़ा है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड पैरासिटिक। पैरासिटिक कैसे कह सकते हो, पैरासिटिक तो होते ही हैं, कैसे कह सकते हो, हमारे खुद जो हमारा जो बॉडी है, इस बॉडी के अंदर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया आ जाए, जो रूडिमेंट जो तुम्हें बताया था, जो काऊ होती है, काऊ के डंग में उनके उनके इंटेस्टाइन में होते हैं, उनके डंग में वो निकलते हैं। तो लिविंग प्लांट के अंदर, अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, तो पैरासिटिक होगा ही होगा। तो ऑटोट्रॉपिक पैरासिटिक है। अब ये दो ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी सही होता है। इसके लिए कैसे, आप लिग्यूम यानी पल्स वाले दाल वाले प्लांट के जो रूट नोड्यूल को देखोगे, तो देखोगे उसके अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, जो कि उसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ऑल ऑफ एबव, यानी कि न्यूट्रिशनली बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होता है, सिम्बायोटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग यानी ब्रेड बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रेड, इट बिकम पोरस, जो ब्रेड होता है पोरस हो जाता है, इट बिकम पोरस। ब्रेड के अंदर आपको बहुत ढेर सारे पोर देखने को मिलते हैं जब ब्रेड बन रहा होता है उस टाइम पे, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2। ये क्यों होता है, ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2, क्योंकि वहां पे उस पर्टिकुलर ब्रेड से CO2 रिलीज किया जाता है, और जहां जहां से CO2 रिलीज होता है वहां वहां पे आपको पोर देखने को मिलता है। बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ, एक्शन ऑफ किसके एक्शन की वजह से ये जो CO2 रिलीज होता है, और CO2 के रिलीज होने से ब्रेड के अंदर पोर बनता है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे है वायरस, ऑप्शन ए है वायरस। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे है ईस्ट, ऑप्शन बी है ईस्ट। ऑप्शन सी है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। एंड ऑप्शन डी जो है वो है प्रोटोजोवन, ऑप्शन डी जो है वो है प्रोटोजोवन। तो देखो ध्यान से समझो, अभी जैसे घर पे, अभी जब कुछ टाइम से ये, जब घर पे जाओगे और पूछोगे, या फिर कहीं पे भी जब ब्रेड की फैक्ट्री में जाओगे, तो वहाँ पे लोग ईस्ट को फंगी ना कह के ईस्ट पाउडर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, ईस्ट पाउडर। तो जो ये ईस्ट होता है, ये ईस्ट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ईस्ट के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यही एनारोबिक रेस्पिरेशन के वजह से जब यहाँ से CO2 ये रिलीज करता है, तो वो CO2 ब्रेड से बाहर निकलता है, और बाहर जहाँ से निकलता है वहाँ पे पोर। ऐसे मान लो क्या है कि ये डफ ले लिया तुमने, गुथा हुआ आटा ले लिया, इसके अंदर तुमने क्या किया, ईस्ट मिला दिया, तो ईस्ट अब रेस्पिरेशन करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, और जहाँ जहाँ से CO2 निकलेगा वहाँ पे वो क्या फॉर्मेशन करेगा, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह पूरा का पूरा ब्रेड तुमको पोरस यानी कि छेद वाला दिखता है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से दिखता है, ईस्ट के एक्शन की वजह से। क्लियर है, ये हमारा आंसर यहाँ पे होगा कि ईस्ट के एक्शन की वजह से, यानी ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है जिससे CO2 निकलता है, और वो CO2 ब्रेड में जहां जहां से निकलता है वहां आपको पोर बना हुआ दिखता है। क्लियर है, नोट करिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल ऑफ फंगी, सेल वॉल ऑफ फंगी इज मेड अप ऑफ, हमारा जो ऑप्शन ए है वो है काइटिन, ऑप्शन ए है काइटिन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी है पेक्टिन, और ऑप्शन डी है सुबेरिन। ऑप्शन डी क्या है? सुबेरिन। तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सेल वॉल ऑफ फंगी, फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है? काइटिन से। प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? प्लांट का सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से। किससे बना होता है? सेलुलोज से। और बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। किससे बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, पेप्टाइडोग्लाइकन से। ये तीन चीजें आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेल वॉल ऑफ फंगी किससे बनता है? काइटिन से। कभी कभी काइटिन की जगह पे वो हो सकता है लिख दें फंगस सेलुलोज, फंगस का सेलुलोज। तो काइटिन को फंगस का सेलुलोज भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, नोट करिए इसको। एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पे करेंगे, उसके बाद से हम लोग ये टॉपिक फिनिश करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो आज के क्वेश्चन सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, उसको नोट करो, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है द कंडीशन विच वुड बी फेवर्ड बाय थर्मोएसिडोफिल्स, द कंडीशन विच वुड be favored by थर्मोएसिडोफिल्स के द्वारा जो कंडीशन फेवर किया जाएगा, आर मतलब थर्मोएसिडोफिल, याद है ना आर्काई बैक्टीरिया का टाइप, आर्काई बैक्टीरिया का टाइप जो थर्मोएसिडोफिल है उसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन कौन सा है? वो किस कंडीशन में ज़्यादा अच्छी तरीके से सरवाइव कर पाएंगे? ये कंडीशन आपको यहाँ से चूज करना है। पहला जो कंडीशन है वो है हॉट एंड एल्कलाइन, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पे वो है स्नो एंड एसिडिक। तीसरा जो कंडीशन है हॉट सल्फर स्प्रिंग। चौथा जो है वो है गट ऑफ काउ। तो देखो बहुत आसान है क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि जो थर्मोएसिडोफिल होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? हॉट एंड सल्फर स्प्रिंग में। देखो हॉट ठीक है समझ में आता है, लेकिन अल्कलाइन में नहीं रह सकते। थर्मो का मतलब हॉट, एसिडो का मतलब एसिडिक कंडीशन। तो जो हॉट और एसिडिक कंडीशन, अल्कलाइन का मतलब बेसिक कंडीशन हो जाएगा। तो ये तो आंसर होगा नहीं। स्नो एंड एसिडिक, यहाँ एसिडिक है लेकिन यहाँ पे कूल हो गया, स्नो है, तो यहाँ ये आंसर होगा नहीं। गट ऑफ काउ, इसमें कौन रहता है? मेथनोजेन रहते हैं। इसमें कौन रहते हैं? मेथनोजेंस रहते हैं। यहाँ एसिडोफिल्स नहीं रहते, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या होगा? हॉट सल्फर स्प्रिंग। जो थर्मोएसिडोफिल्स हैं वो हॉट सल्फर स्प्रिंग वाले उसमें हैबिटाट में सरवाइव करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चन सेशन।